आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। इधर देखें आप लोग। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस बताने जा रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझ में आया? इसमें जैसे देखो क्या है कि जो आपका पूरा सोशल साइंस का सिलेबस है, सामाजिक विज्ञान की जो आपका पूरा सिलेबस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली जितने चीज़ें, देखो हमने उसको यूनिट में डिस्क्राइब किया है। ये यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड के कुछ पार्ट लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को यूनिट सेकंड और के बाकी पार्ट और यूनिट थर्ड, ठीक है, यानी तीनों पार्ट क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले देखो यूनिट फर्स्ट में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में। पहले देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर का क्या है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यानी यूरोपियन कंट्री में किस कंट्री से, किस देश से स्टार्ट हुआ, राष्ट्र के प्रति प्रेम लोगों में जगा। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा देश रहा सबसे पहले जहां पर वहां के नागरिकों का राष्ट्र के प्रति प्रेम जागा। ठीक है, वही हमारा राष्ट्रवाद है। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसी अकॉर्डिंग भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, क्योंकि भारत में भी अंग्रेजों का शासन रहा। ठीक, तो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए जो यहाँ के नागरिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ, साहस हुआ, आंदोलन किया गया और उनको खदेड़ भगाया गया, ये सारी चीज़ें भारत के राष्ट्रवाद में पढ़ोगे। ठीक है, गांधी पढ़ोगे इसमें। ठीक है, और जो भारत के जितने भी क्रांतिकारी रहे उन सबके बारे में, यानी भारत में राष्ट्रवाद के बारे में ही पढ़ोगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में। देखो नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीय विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। ठीक है, यानी विश्व जो था वो ग्लोबलाइज कैसे हुआ। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक, काफ़ी कुछ इस चैप्टर में है, वो आगे चल के हम बताएंगे। औद्योगिकरण का युग। ठीक है, यानी द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उद्योग धंधों का उदय कैसे हुआ, यानी उद्योग धंधे कैसे डेवलप हुए, किस कंट्री में पहले डेवलप हुए, किस देश में पहले डेवलप हुए, और धीरे धीरे उस, जैसे मान लो यूरोप के किसी कंट्री में हुए, जैसे इंग्लैंड में औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ, वहाँ से पूरे यूरोप में फैला धीरे धीरे करके और फिर पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक, ठीक है, यानी आधुनिक दुनिया। ठीक है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। एक, अब इस चैप्टर में देखोगे प्रिंट कल्चर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रिंट कल्चर पढ़ोगे। ठीक, एंड मॉडर्न वर्ल्ड, यानी चीज़ों का प्रिंटिंग प्रेस कैसे हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, चीज़ों की छपाई वगैरह कैसे चालू हुई। ठीक, नोट कैसे चालू हुआ, करेंसी कैसे चालू हुई, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, इसमें बाकायदा बताएंगे। और यूनिट सेकंड में, ठीक, पहले यूनिट फर्स्ट अच्छे से समझो। देखो पहला आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो इससे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसे पूछा जा सकता है फ्रांस की राज क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। ठीक है, जैसे क्या पूछा गया कि फ्रांस की राज क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। ठीक है, तो कुछ जैसे हमने 5 कारण यानी 5 रीजन इंपॉर्टेंट जो लिखे हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। यही 4 से 5 एग्जाम में आपको लिख देना है। ठीक है, 4 बहुत है। ठीक, देखो निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस में क्या रहा, पहला टॉपिक जो हमने बताया है वो क्या है, निरंकुश राजतंत्र। ठीक, राजतंत्र यानी जो राजा था वहां का फ्रांस का, वो क्या था, निरंकुश था। देखो यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, 1789 में फ्रांस से, यानी फ्रांस में पहले 1789 में 1789 ईस्वी में क्या हुआ, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक, यानी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यानी फ्रांस की क्रांति हुई, और वहीं से निकल करके क्या हुआ,
और ये क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी फ्रांस से स्टार्ट हुआ, यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद जो हुआ वो कब हुआ, 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, यानी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। देखो क्या था, किस रीजन से फ्रांस हुआ, फ्रांस में यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पहला था क्या था, राजनीतिक कारण क्या थे, देखो निरंकुश राजतंत्र, यानी फ्रांस का जो राजा था, ठीक है, यानी जो फ्रांस का राजा था वो निरंकुश था। उस समय जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, ठीक, तो वहां पर का जो शासक था वो लुईस 16 था, ठीक है, कौन था, लुईस 16 था। तो लुईस 16 जो था उसका एक मतलब एक निरंकुश शासक था, ठीक, उसके बारे में और आगे अभी बताएंगे। पहले निरंकुश राजतंत्र, यानी जब राजा वहां का निरंकुश होगा, ठीक, तो राजतंत्र भी निरंकुश होगा। राजतंत्र यानी राजा के अंदर जो सारी चीजें आ रही थी, जैसे जो मंत्री लोग थे या उसके द्वारा जो कर लगाया जा रहा था, ठीक है, बाकी चीजें थी, लोगों पर अत्याचार किया गया यानी राजा के द्वारा, निरंकुश राजतंत्र में, ठीक। इसको आपको क्या करना है, यानी वहां जो फ्रांस का राजा था उसके बारे में चीजों को क्या करना है, आपको बना के लिखना है। देखो निरंकुश राजतंत्र में, ठीक है, यहाँ जो फ्रांस के शासक थे इनको बूर्बो शासक कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, बूर्बो शासक कहा जाता था। बताया जाता है कि ये तो ना तो कुछ नया सीखते थे, ठीक है, और ना कुछ पुरानी चीजें भूलते थे, ठीक है, ना ये पुरानी चीजें भूलते थे और नया कुछ सीखते थे, ठीक है। यानी इस समय जब देखो, जब फ्रांस का शासक लुईस 14 था, यानी लुईस 14वां था, ठीक है, तो लुईस 14वां बहुत क्या था, बहुत मतलब काबिल शासक नहीं था वो, ठीक, यूं कह लो कि एक अयोग्य शासक था। लुईस 14वां जो था वो अयोग्य शासक था, ठीक है, ना तो उसने क्या किया, जनता का देखभाल किया, ठीक है, शासन को कैसे चलाया जाता इस पे कोई विशेष रुचि उसने नहीं दिखाई, ठीक है, राज्य में निरंकुशता बढ़ती रही, उसने बढ़ने दिया। राजतंत्र जैसे क्या कहने का मतलब, राजतंत्र जैसे जो राजा के जो करीबी लोग थे उन्हीं वही लोग क्या थे, यानी जनता के ऊपर शासन चला रहे थे, और वो अपने मनमानी अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो लोग जनता पे क्या लगा देते थे, कर लगाते थे, ठीक है, अपने ही अनुसार क्या करते थे, जनता पर वो लोग क्या लगाते थे, टैक्सेशन लगा देते थे, कर लगा देते थे, जिसको जनता को क्या करना पड़ता था, जिसका भरपाई करना पड़ता था, ठीक। अब इसको आप बना के लिख सकते हो, अयोग्य राजा। देखो सेकंड पॉइंट जो है अयोग्य राजा, ठीक है। देखो बताया गया जब लुईस 14वां था, लुईस 14वां के बाद लुईस 15वां आया, तो लुईस 15वां जो था उसने बहुत कोशिश की, मतलब उसने क्या किया, उसने कोशिश किया कि राज्य का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ठीक है, उसने राज्य के विस्तार के बारे में सोचा और राज्य को काफी हद तक उसने डेवलप किया, ठीक। उसने क्या किया, और अपने आने वाले पीढ़ियों को यानी अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो ये बता कर गया कि जो पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश हैं उनसे कैसे संबंध रखा जाए, यानी उनसे मधुर संबंध हो, व्यवहारिक संबंध हो, उनके साथ औद्योगिक संबंध हो, यानी व्यापारिक संबंध अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या था, लुईस 15 जो है अपने क्या करके गया, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बता के गया, अपने नेक्स्ट पीढ़ी को बता के गया। लेकिन जब लुईस 15 के बाद यानी लुईस 15वां के बाद जब लुईस 16वां शासक बना तो वो क्या रहा, यानी एक अयोग्य शासक रहा, यानी कह सकते हो मूर्ख शासक था, ठीक है, विलासीपूर्ण जीवन तो नहीं व्यतीत करता था, लेकिन वो उसको मूर्ख शासक कहा जाता है, ठीक, क्योंकि वो राज्य के बारे में, अपने राज्य के डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक। जो लुईस 16वां रहा वो ये हमेशा यही सोचता रहा कि इस राज्य को क्या किया जाए, यानी वो अपने आप को राज्य से मुक्त करना चाहता था, वो नए नए तरीके ढूंढता था कि हम कैसे क्या हो, यानी इस राजा के पद से कैसे आप अपने आप को अलग कर लें, ठीक, नए नए तरीके ढूंढता था। उसके एक मंत्री ने जब उससे आकर त्याग पत्र दिया
शासन को मतलब क्या था, यानी निरंकुश राजतंत्र को देख के एक मंत्री ने त्याग पत्र दिया, तो उसने मंत्री को कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो इस पद को त्याग कर सकते हो, मैं तो त्याग भी नहीं कर सकता। ठीक, इसलिए वो नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उस राज्य को क्या समझता था कि मतलब हमारे पूर्वजों ने शासन किया है, हम करेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे शासन करेंगे। ठीक, ये सारी चीजें नहीं, यानी उस अयोग्य राजा में बहुत सारी कमियां रही। उसने वो क्या था, जो लुई 16 था, वो क्या किया, यानी वो ज्यादा से ज्यादा कि अपने खिड़की से शिकार होते हुए देखता था। ठीक, और क्या होता था, यानी वहां पर और कुछ चीजों का जैसे निर्माण हुआ, जैसे मान लो कोई चीज जैसे नहाने वगैरह वाली चीजें, जहां पर वहां पर जो तालाब वगैरह टाइप्स का जो था, झरना वगैरह जो भी चीजें बनी आसपास, उनके निर्माण के बारे में ही क्या करता था, उन सारे चीजों पे थोड़ा बहुत फोकस दिया उसने। ठीक, कभी वो बाहर निकल कर नहीं देखा कि राज्य कैसे चलाया जाए, ठीक है, शासन कैसे चलना चाहिए। वो अपने आप को हमेशा यही देखता रहा कि कैसे अपने आप को इस राजतंत्र से क्या कर लें, अलग कर लें। ठीक, ये सारी चीजें थी उसमें। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजकीय अर्थव्यवस्था, यानी थर्ड पॉइंट देखो राजकीय अर्थव्यवस्था में क्या है। जो जैसे राजकीय अर्थव्यवस्था में देखो कि जो राजा का कोष था, यानी राजा का स्वयं का जो धन था, कोष था, और राज्य का जो कोष था, उसमें कोई अंतर नहीं था। ठीक है, यानी राज्य का कोष जैसे राज्य के लिए होना चाहिए, और राजा का अपना कोष अपने मतलब राजतंत्र के लिए, वहां पर जो, ठीक है, राज्य में जो मंत्री वगैरह हैं, ठीक है, यानी उनकी सैलरी कैसे देनी है, उन, ठीक है, और जैसे क्या करना है कि शाही परिवार का खर्च कैसे चलाना है, ये सब चीजें जो राजा की आय थी उनसे होना चाहिए, और जो राज्य की आय थी उसका क्या खर्चा, मतलब राज्य की जो आय थी उसको राज्य पे डबल इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन राजा की जो आय थी और राज्य की, उनमें कोई, इन दोनों का जो राजा का कोष था और राज्य का कोष था, उसमें कोई अंतर नहीं था। मनमानी तरीके से उसको राजा निकाल सकता था और मनमानी तरीके से उसको क्या कर सकता था, खर्च कर सकता था। ठीक, यानी धीरे धीरे क्या होता गया, जो राज्य का कोष था उसमें अभाव आता गया। जब धीरे धीरे राज्य कोष में अभाव होता हो गया, पैसे की कमी होती गई, तो क्या किया गया कि जनता पर टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक, जो उच्च वर्ग के लोग थे फ्रांस के, वो टैक्स देते ही नहीं थे, ठीक है, वो ऋण देते ही नहीं थे, तो बाकी जो निचले कर्म के लोग थे वही क्या करते थे, यानी टैक्स देते थे। उनपे क्या हुआ, यानी टैक्स का यानी ऋण का दबाव बढ़ता गया, और धीरे धीरे वही क्या हो गया, यानी फ्रांस की क्रांति का रूप धारण कर लिया। इतनी चीजें आई समझ में। देखो अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, आक्रमणता शासन तंत्र। ठीक है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। राजकीय अर्थव्यवस्था समझ में आया, ठीक है, उसमें आपको बना के उस बारे में लिख देना है चीजें जैसे हमने बताया है। अब देखो फोर्थ टॉपिक देखो, ठीक, अब देखो आक्रमणित शासन तंत्र। देखो इसमें क्या है, जैसे बताया गया, देखो जो लुई 14वां था वो किसी तरह शासन चला ले गया। ठीक है, वो शासन इसलिए चला ले गया, उसको योग्य इसलिए मान लिया गया क्योंकि वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, तो वो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, वो चीजों को क्या करता था, मतलब वो चीजों को बर्दाश्त नहीं करता था। उसके पास मंत्री कुछ थे अच्छे, ठीक है, इसलिए वो क्या हुआ, राज्य यानी मतलब राज्य पर अपना कंट्रोल स्थापित किए था। ठीक है, टैक्स वगैरह जो भी लगा उसने बढ़ाया, लेकिन वो कंट्रोल स्थापित किए था, इसलिए उसका शासन चल गया। लेकिन जो लुई 16वां था वो जस्ट उसका अपोजिट था। ठीक है, अब देखो उसमें क्या हुआ, आक्रमणित शासन तंत्र में क्या बताया गया। ठीक है, इसमें देखो जब लुई 16 शासक बना, ठीक, तो इसके पास ना तो इतने अच्छे मंत्री थे जैसे लुई मतलब 14वां के बाद जैसे मंत्री थे, लुई 16 के पास ना तो ऐसे मंत्री रहे।
अब क्या था कि अगर इसके पास मंत्री कोई आए भी, अच्छे योग्य मंत्री आए, तो क्या किया गया, यानी बड़े वर्ग के द्वारा किसी ना किसी तरह से उसको क्या कर दिया गया, मतलब योग्य मंत्रियों को हटवा दिया गया, उनको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे अयोग्यता फैलती गई, दरबार में भी अयोग्य मंत्री नियुक्त होने लगे। ठीक, अब यही सारी चीजें रही, ठीक है, कि शासन तंत्र जो रहा, ठीक है, वो भी सही से नहीं चल पाया। यहाँ यानी वहां पर एक लोग, यानी राजा का शासन नहीं, राजतंत्र का शासन हो गया, यानी लोगों का शासन, वहां पर दरबार के लोगों का शासन हो गया, जनता का नहीं, दरबार के लोगों का शासन हो गया। ठीक, ये चीजें सारी आप फोर्थ पार्ट में रही। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, भ्रष्ट नौकरशाही तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। ठीक है, जो नौकरशाही थे, यानी दरबार में जो नौकरशाही लोग थे, यानी दरबार में जो काम करने वाले जितने लोग थे, वो क्या थे, बहुत भ्रष्ट लोग थे। ठीक है, वो जनता से जो पैसा वसूला जाता था, यानी जनता के द्वारा जो टैक्स वसूले जाते थे, वो ये एक तो ज्यादा टैक्स लिया जाता था, और उसको राजतंत्र में उस जिस हिसाब से टैक्स लिया जाता था, उस हिसाब से राज्य खजाने में पैसे जमा नहीं किए जाते थे। वो लोग अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज करते थे, अपने लिए यूज करते थे। ठीक है, और लोगों, ठीक है, तो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव था। ठीक है, यानी जो वहां के लोग थे, ठीक, देखो अब क्या होता था, जो भ्रष्ट नौकरशाही में, ठीक है, भ्रष्ट लोग होते गए, इनमें और क्या चीजें थी कि ये लोग, यानी जो मतलब भ्रष्ट नौकरशाही थे, यानी जो राज्य में काम करने वाले थे, यानी राजा के अधीन जो नौकर थे, जो काम करने वाले थे, वो लोग क्या थे, वो पैसे के बदौलत उनको पद दिया जाता था, ये उनके योग्यता के बदौलत उनको पद नहीं दिया गया। यानी वो कितना अमीर कोई व्यक्ति है, उस अकॉर्डिंग उसको वहां का पद दिया गया। ठीक, यानी और उसके योग्यता के अकॉर्डिंग पद उसको कोई नहीं दिया गया। ठीक, ये सारे रीजन रहे फ्रांस की राजक्रांति का, राजनीतिक कारण में ये सारे रीजन रहे। ठीक है, अब अगली टॉपिक आप लोगों को, हाँ ठीक है, इसी रिलेटेड अगली टॉपिक हम बता रहे हैं। अब देखो, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, वो है इस चैप्टर से, फ्रांस के राज्य क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। ठीक है, आपने अभी तक पढ़ लिया, ठीक है, आर्थिक कारण। अब देखो सामाजिक कारण क्या थे। ठीक, देखो सामाजिक कारण में हमने आपको 5 रीजन दे दिए, 5 कारण दे दिए। ठीक है, इसी में आपको 4-5 लिखने ही हैं। देखो विभिन्न वर्ग, ठीक है, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, सुविधाहीन वर्ग यानी किसान, दस्तकार एवं मजदूर। ठीक है, ये क्या थे, सामाजिक कारण थे। इस सामाजिक कारण में पहले आप लोग समझो चीजों को। जैसे हमने क्या बताया, जो विभिन्न वर्ग था, ठीक है, यानी फ्रांस का जो विभिन्न वर्ग था, ये 2 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, 2 पार्ट में बटे हुए थे ये। ठीक है, यानी विभिन्न वर्ग जो था वो कितने वर्ग में बटा हुआ था, ये 2 वर्ग में बटे थे। ठीक है, 2 वर्ग में बटे थे। कौन सा था, पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था, और दूसरा वर्ग जो था वो सामंत वर्ग था। ठीक, आया समझ में, यानी जो क्या था, यानी वर्ग जो बटा हुआ था फ्रांस में, वो मेन 2 वर्ग थे। एक क्या थे, पादरी वर्ग और सामंत वर्ग। ठीक है, ये जो 2 वर्ग थे, इन, ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन थी लगभग 50 लाख के समथिंग थी। ठीक है, यानी उस समय जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो लगभग, ठीक है, 2.5 लाख समथिंग थी, यानी 2 करोड़ 50 लाख समथिंग पॉपुलेशन थी फ्रांस की, जिसमें क्या थे, यानी वहां के फ्रांस के लगभग 40% भूभाग पर, 40% भूभाग पर इन्हीं 50 लोगों का कब्जा था। ठीक है, इन्हीं 50 लोगों का कब्जा था, और जितने भी उच्च पद होते थे, जितने भी फ्रांस में यानी राजा के अधीन जितने भी उच्च पद होते थे, या राज दरबार में जो पद होते थे, उसमें इन्हीं 50 लाख लोगों में से क्या होते थे, लोग बैठे हुए होते थे। ठीक है, जिसमें लगभग पादरी वर्ग जो था, लगभग मान के चलो लगभग 1 लाख समथिंग लोग होते थे। ठीक है, दूसरा वर्ग जो था
वो सामंत वर्ग था, जिसमें लगभग मान के चलो 70 से 80 हजार परिवार होते थे। ठीक, यानी लगभग मान के चलो 40 लाख इनकी समथिंग दोनों की मिला के 40 से 50 लाख पॉपुलेशन थी, जिन पर क्या थे 40% भूभाग पर इन्हीं लोगों का शासन था। ठीक, और बाकी जो था वहां पर जो शासन था वहां पर लगभग मान के चलो जो 50% से 60% भूभाग था, वहां पर 2 करोड़ से मैक्सिमम लोग का शासन, वो मतलब मैक्सिमम लोग उस पे थे। ठीक है, और जो किसान लोग थे वो क्या करते थे, इन्हीं पादरी और सामंत के जमीनों पर क्या करते थे, कार्य करते थे। यानी उन्हीं के जमीनों पर क्या करना, अनाज उगाना और फिर उन्हीं को दे देना। इन लोगों को श्रम के बदले क्या मिलता था, केवल खाने के लिए दाना मिलता था और कुछ नहीं। ठीक, यह आपका विभिन्न वर्ग में 2 वर्ग में लोग बटे थे, पादरी और सामंत, बता दिया। ज्यादा लगभग 40% भूभाग पर इन्हीं का कब्जा होता था। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन जो फ्रांस में थी वो लगभग 45 से 50 लाख समथिंग थी। ठीक है, बाकी जो थी पॉपुलेशन, ठीक है, वो क्या थे, यानी वो निचले स्तर के लोग थे। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो देखो पादरी वर्ग क्या था आपका। ठीक, देखो पादरी वर्ग क्या था, समझो इसको पहले। देखो क्या था, जो पादरी वर्ग था, ठीक, हमने बताया पादरी वर्ग में, देखो पादरी वर्ग क्या थे, यानी पादरी वर्ग जो था यानी चर्च के यही क्या होते थे, स्वामी होते थे। चर्च के यही स्वामी होते थे। और फ्रांस की जो भूभाग था उसका 5वां भाग क्या होता था, वो किसके पास होता था, चर्च के पास होता था। ठीक, तो ये लोग चर्च के ही क्या होते थे, पादरी वर्ग चर्च का स्वामी होता था। फ्रांस की जो 5वीं भूभाग थी, जमीन थी, उस पर पादरी वर्ग का ही क्या होता था, कब्जा होता था। ठीक है, इनके अपने कानून होते थे। ठीक, ये लोग अपने अपने कानून होते थे, अपने कानून व्यवस्था होता था इनका। ये क्या करते थे, खुद टैक्स वसूलते थे, खुद क्या करते थे, राजा को तो छोड़ो, ये खुद टैक्स वसूलते थे जनता से, क्योंकि इनके पास जमीनें ज्यादा होती थी, उस पर जो लोग कार्य करते थे। ठीक है, ये जमीनें लोगों को अपनी जमीनें दिए हुए थे किसानों को या अदर वर्ग को कार्य करने के लिए। ठीक, तो उस पर जो कार्य करते थे उससे टैक्स भी लेते थे लोग। ठीक है, या अपनी जमीनों पर कार्य करवाते थे ये। ठीक, या पादरी वर्ग जो भी था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। पादरी वर्ग 2 पार्ट में बचा हुआ था। एक उच्च पादरी वर्ग क्या था, एक उच्च पादरी वर्ग था, एक निम्न पादरी वर्ग था। जो उच्च पादरी वर्ग था के लोग थे वो वर्साय में रहते थे। ठीक है, और निम्न पादरी वाले लोग जो थे, ठीक है, ये क्या थे, ये लोग अपना जीवन बड़े आराम से सुखमय यानी भोज विलास के साथ ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, ये चीजें इनमें बना के लिख सकते हो। अब देख लो नेक्स्ट, सामंत वर्ग क्या है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखो। ठीक, अब देखो जो सामंत वर्ग के लोग थे इनको द्वितीय स्टेट का मतलब लोग कहा जाता था। द्वितीय स्टेट के लोग थे, सामंत वर्ग के लोग थे। ये फ्रांस की यानी 1/4 जमीन पर किसका कब्जा होता था, सामंत लोग वालों का कब्जा होता था। और जितने उच्च पद थे, ठीक है, फ्रांस में जितने उच्च पद के अधिकारी होते थे वो सब क्या थे, लगभग सामंत वर्ग के लोग थे, उच्च पद पे। ठीक है, पादरी वर्ग भी थे, लेकिन वो चर्च कि क्या था कि फ्रांस की ज्यादा से ज्यादा शासन चर्च से चलता था, तो वो चर्च के मालिक थे, बन बैठे थे। और जो सामंत वर्ग थे वो क्या थे, राजाओं के दरबार में ज्यादा होते थे, यानी उच्च पद पर सामंत लोगों का ही क्या होता था, अधिकार होता था। यानी 1/4 जमीन पर कब्जा इन्हीं लोगों का होता था। ये दोनों वर्ग था क्या था, पूर्ण रूप से कर मुक्त थे। यानी जो सामंत वर्ग के लोग थे ये कर मुक्त थे, इनको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। ठीक, अब जब कर नहीं देना पड़ता था तो यही लोग क्या होते थे कि फ्रांस की जो सत्ता होती थी, जैसे क्या होता था, ये लोग क्या थे, अभी इससे पहले हमने बताया था, यानी नौकरशाही। ठीक है, तो ये लोग क्या होते थे, यानी जनता से जो टैक्स वसूलते थे उसमें अच्छा खासा क्या करते थे ये लोग,
घपला करते थे, ठीक है, और उस टैक्स को क्या करते थे, अपने पास ये लोग इकट्ठा करते थे, ठीक। यह आया सामंत वर्ग आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सुविधा विहीन वर्ग यानी किसान। किसान वर्ग क्या था, सुविधा विहीन वर्ग यानी किसान। किसानों के बारे में देखो, देखो क्या बताया, फोर्थ पार्ट है सुविधाहीन वर्ग में किसान। देखो हमने कहा इस वर्ग में किसान, बुजुर्ग या बुर्जुआ और दस्तकार आते थे, ठीक है, सुविधाहीन वर्ग में, ठीक है। अब देखो सुविधाहीन जैसे बताया हमने कि यानी फ्रांस के लगभग 1/4 पार्ट पर किसका, सामंत का अधिकार होता था। सामंतों के पास काफी जमीनें होती थी। इसमें जो किसान थे, ज्यादा से ज्यादा किसान जो थे वो भूमिहीन थे, यानी उनके पास कोई भूमि नहीं होता था, तो वो लोग मजबूर थे सामंतों की जमीन पर क्या करने के लिए, यानी खेती करने के लिए। तो जो सामंत वर्ग था वो ज्यादा रुचि जमीन पे नहीं लेते थे, लेकिन जब किसान उनकी जमीनों पर क्या करता था, खेती करता था, तो तरह तरह का टैक्स देना पड़ता था उसको, ठीक है। जैसे कैसे उसको, ठीक है, यानी टैक्स देना पड़ता था, जैसे उसको आमदनी कितनी हुई है, कितना उपजा, मतलब कितना उगाया गया है, उस अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना पड़ता था, यानी आय टैक्स होता था उसका, ठीक है, आय कर देना पड़ता था उसको, ठीक है। और ऐसे क्या होता था, किसानों पे कई तरीके से, मतलब क्या होते थे, सामंत लोग क्या कर किए थे, कई तरीके से कर लगा रखे थे उनके ऊपर, ठीक। अब क्या होता था कि किसानों के पास जमीनें थी नहीं, तो ये मजबूर थे उनकी जमीनों पर कार्य करने के लिए, ठीक। तो ये लोग क्या करते थे, उनकी जमीनों पर कार्य करते थे, अपना क्या करते थे, भरण पोषण करते थे, और ये किसान इस अकॉर्डिंग कर देते थे। कभी कभी तो यानी जो यहाँ मान लो एक जगह का किसान जो कर दे रहा है, ऐसे कुछ दूर दूसरी जगह का किसान जो कर दे रहा है, उसमें 3-4 गुने का फर्क होता था, यानी एक प्रकार का कर भी नहीं होता था, मतलब जो कर लगाया जाता था वो इक्वली नहीं होता था, कर में भी क्या होता था, अंतर होता, कोई कर ज्यादा दे रहा होता था तो कोई कर कम दे रहा होता था, ठीक। तो ये क्या थे, ये सुविधाहीन वर्ग थे, इनकी मजबूरी थी पादरी या सामंत की जमीनों पर क्या करना, कार्य करना, और कार्य करके उनको क्या करते थे, कर चुकाते थे, ठीक है। कई प्रकार के लोग कर लगा रखे थे, उस कर को ये लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करके चुकाते थे, अपना जीवन यापन करते थे जो किसान थे। हमने बताया ज्यादा से ज्यादा किसान जो थे वो भूमिहीन थे, इसलिए उनको क्या था, यानी भूमिहीन थे, यानी सुविधा विहीन थे, तो उनको सामंतों या पादरियों की जमीनों पर क्या करना पड़ता था, यानी किस खेती करनी पड़ती थी, जिसका उनको क्या देना होता था, कर देना होता था, ठीक। अब देखो दस्तकार एवं मजदूर, अगला टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है दस्तकार एवं मजदूर। यानी फ्रांस में क्या था, दस्तकार और मजदूर लोग थे, इनकी स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय थी, ठीक है। क्या हुआ, 1786 में क्या हुआ, जो फ्रांस के लोग थे, यानी 1786 में क्या हुआ, जो फ्रांस के लोग थे वो जैसे दस्तकार और मजदूर थे, 1786 में क्या हुआ कि जो जैसे ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के में क्या हो गया था, औद्योगिकरण हो गया था। अब इंग्लैंड में जब औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुआ, इंग्लैंड से कुछ कंपनियां या मान लो वो क्या हुआ, फ्रांस के शहरों में आई, ठीक। अब जब वो फ्रांस के शहरों में आई, या वहां से जो चीजें बन बन के जो मतलब पर डे यूज वाली चीजें थी, वो बन बन के वो सारी चीजें कहाँ आने लगी, फ्रांस में आने लगी। अब जब वो फ्रांस में आने लगी तो जो फ्रांस के लोग थे वो क्या थे, यानी दस्तकार या मजदूर लोग थे, इन लोगों का जो जीवन यापन का जो जरिया था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि क्या हुआ, ये लोग हाथों से बनाते थे चीजों को, ठीक। तो और जो कम क्या थी, मशीनों से बनी हुई चीजें फ्रांस में छा गई, तो इन लोगों के द्वारा बनाई हुई चीजों का कोई क्या हुआ, यानी ये लोग क्या हो गए, यानी मजबूरन इन लोगों को ये कोई काम के लिए बचे नहीं, या इनकी बनाई हुई चीजें क्या हुई, बिकना बंद हो गई। तो ये लोग क्या हुआ, गांव से कहाँ जाने लगे, शहर में जाने लगे, शहर में जाने लगे। जब इन लोगों को गांव से शहर में गए और शहर में इन लोगों को काम नहीं मिला इनके योग्य, तो क्या हुआ, यही लोग
यानी 1789 में क्या हुआ, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई उसी में भीड़ में यही लोग कन्वर्ट हो गए और लूटपाट करने लगे, चोरी करने लगे। अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ये लोग क्या करने लगे, चोरी वगैरह करने लगे। और इसी तरह क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अराजकता फैलती गई। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको अभी बता रहे हैं, इतना समझे आप लोग।